हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, यहां पर अपडेट आ रही है। प्रियंका गांधी ने जेपीसी की बैठक में यहां पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया, ईवीएम पर सवाल खड़े किए। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की तीसरी बैठक में प्रियंका गांधी ने पूछा, पर्याप्त ईवीएम है क्या? एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी की तीसरी बैठक संसद भवन के परिसर में हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित, विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी सहित 4 कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी। सरकार ने एक देश एक चुनाव को अमली जामा पहनाने के लिए 2 विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजीआई यूयू ललित ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से संसाधनों और समय की बचत हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। संवैधानिक ढांचे को यहां पर बदलना असंभव है, इसलिए ये यहां पर बिल कानून बन पाए ये मुश्किल भरा लग रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बैठक में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे पास इतनी ईवीएम है कि हम एक साथ चुनाव करा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि ईवीएम की देखरेख और रखरखाव कैसे किया जाएगा, एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने ईवीएम मशीनों को लेकर के दोस्तों सवाल खड़े किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग एक देश एक चुनाव के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की सदस्यता छीनने की तैयारी में बीजेपी, अगले 4 साल तक क्या सदन में नहीं पहुंच पाएंगे डोटासरा। राजस्थान विधानसभा से निष्कासन की तैयारी में बीजेपी सरकार। राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी के भावुक वक्तव्य के बाद सत्ता पक्ष ने डोटासरा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। विधानसभा में यहां पर अध्यक्ष वसुदेव देवनानी भावुक हो गए थे। उन्होंने डोटासरा के बयान पर भर्राए गले से कहा था कि ऐसे शब्द सुनने के लिए विधानसभा में नहीं आया, इस पर कठोरतम विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, बताते चले यहां पर इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की गई थी बीजेपी के मंत्री की तरफ से, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस के विधायक डोटासरा को विधानसभा से अगले 4 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है। यह यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बताते चले, खबर ही कुछ ऐसी आ रही है सामने निकल के। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले खड़े किए थे सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उस याचिका का विरोध किए जाने की खबर है जिसमें दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सांसदों की अयोग्यता पर फैसला करने का पूरा अधिकार पूरी तरह से संसद के पास में है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, बताते चलें कि यहां पर अगर कोई सरकारी कर्मचारी दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है और फिर यहां पर कानून कैसे बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह गंभीर सवाल खड़ा किया था, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में है, कोर्ट के नहीं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। कोर्ट ने सख्ती दिखाई, लेकिन मोदी सरकार भी अड़ी हुई है।
इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले आप लोगों को, बीजेपी की खरीद फरोख्त लगातार जारी है। दिल्ली के अंदर पार्षदों को लेकर के अपडेट आ रही है। अब एमसीडी में होगा खेला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दे दी है खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो बहुमत साबित कीजिए। मेयर पर भी बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भाजपा अब सत्ता में आ चुकी है और इसके साथ ही अब खबर आ रही है यहां पर कि अब बीजेपी की नजर एमसीडी पर है। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में अभी आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन जल्द ही भाजपा इस पर भी काबिज हो सकती है। एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने इसको लेकर के सदन में आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदन में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सदन में बहुमत खो दिया है। भाजपा के पास में पार्षदों की संख्या 119 है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास में 112, कांग्रेस के पास में 7 पार्षद हैं। ये बीजेपी के नेता ने दावा किया है। दोस्तों, बताते चले कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा थे, लेकिन लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ रही है और अपने पाले में कर रही है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि खरीद फरोख्त लगातार जारी है दिल्ली में पार्षदों को लेकर के। और अब यहां पर एमसीडी पर भी कब्जा करने की तैयारी में भाजपा नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी नेताओं पर हमलावर। हाल ही में बीजेपी नेताओं का वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के नेता कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव पर बयान दिया गया, विवादित बयान दिया गया या फिर हमला किया गया चुनाव को लेकर के, तो यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब यहां पर लेकिन तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जैसे आदमखोर होता है वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। ये यहां पर तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार और भाजपा को घेर रहे हैं और लगातार एक शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे हैं भाजपा को लेकर के, और वह है आरक्षण चोर का। दोस्तों, आप लोग तेजस्वी यादव के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के ताजा अपडेट आई है। पीएम मोदी की करीबी और संघ की पसंद, नड्डा के बाद ये महिला बन सकती है बीजेपी की अगली अध्यक्ष। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सूत्रों के अनुसार होली से पहले भाजपा अपने नए चीफ की घोषणा कर देगी। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब पूरा फोकस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर है। भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के चल रही दौड़ में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चर्चा सबसे तेज है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को पहली महिला अध्यक्ष बना करके यहां पर देश में नया संदेश दे सकती है। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है भाजपा अध्यक्ष के पद को लेकर के। देखना यह होगा कि बीजेपी चौंकाती है या फिर वसुंधरा राजे को ही अगला अध्यक्ष बनाती है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों, शिकायतकर्ता ने ऐतिहासिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने की राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। जी हां दोस्तों, बताते चले, सावरकर के रिश्तेदार और सावरकर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी अशोक सावरकर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा मामले की सुनवाई की प्रकृति को सारांश सुनवाई से समन सुनवाई में बदलने की याचिका पर आपत्ति जताई। यह मामला मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी के भाषण से उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सावरकर के कार्यों के बारे में यहां पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने सावरकर के लेखन का हवाला देते हुए एक घटना के बारे में बताया था, जिसमें सावरकर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर के एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया था। एक ऐसी स्थिति जिसे सावरकर ने सुखद पाया था और पूरे मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया गया। बताते चले कि पुणे की अदालत मानहानि के मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।